दिसंबर और जनवरी शुरू हुई थी या दिसंबर खत्म हो रहा था, कितनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, तब ये आदमी हाफ शर्ट पहन के घूम रहा था दिल्ली के अंदर। वो एक तरह से चुटकी काट के फिर आगे बढ़ जाते थे। वो चुटकी काट के बाद में खाल नहीं खींचते, तो पहले वाले भाषणों में वो चुटकी नहीं काटते तो सीधे खाल खींचते थे। देश को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया था, अपनी अय्यासी के लिए, अपनी चरित्रहीनता के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे प्रधानमंत्री की कुर्सी का और इस देश का। कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धारा प्रवाह, अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू की, अपनी सरकार की सफलता गिनानी शुरू की, और ये गुमसुम बैठा रहा। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री मोदी संसद में निर्मला सीतारमण जी के बजट पर अपनी बात रख रहे थे, तो तय सी बात है कि इसमें जो राहुल गांधी की भूमिका थी, अखिलेश यादव ने जिस तरह से बोला, उम्मीद हम लोग लगा रहे थे कि मोदी अपने स्टाइल में प्रहारक होंगे, घातक प्रहार करेंगे। बोले तो वो खूब, लेकिन ऐसा लगा कि नरमी थोड़ी सी थी। सिकाई और ठुकाई तो कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था बर्फ की सिकाई कर रहे हैं। वो हंटर से, गर्म लोहे से जो आमतौर पे वो करते हैं, वैसा नहीं कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है कि इसमें कोई नई स्ट्रेटजी थी प्रधानमंत्री की? बात तो उन्होंने सब कुछ रखी, लेकिन चाइना वाले मामले पे, अमेरिका वाले मामले पे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उन्होंने टच नहीं किया। लेकिन खानदान के पाप को घेरा जो आप कल उघेर रहे थे। मोदी की इस स्ट्रेटजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? मनीष जी, मोदी की स्ट्रेटजी तुमने तो मुझे भी चौंकाया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जो मैं अक्सर कहता था, इस राहुल गांधी को किसी स्पेशल डॉक्टर के ट्रीटमेंट की जरूरत है। लोग याद करें कि जिस समय दिसंबर और जनवरी शुरू हुई थी या दिसंबर खत्म हो रहा था, कितनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी, तब ये आदमी हाफ शर्ट पहन के घूम रहा था दिल्ली के अंदर। और आज जब दिल्ली में लोगों ने अपने स्वेटर उतार दिए, एक तरह से अब ठंड के जाने का सीजन है, उस समय वो पूरी वहां का स्वेटर पहन के बैठा था संसद के अंदर। यानी कोई नहीं बैठा था उस संसद के अंदर, जितने लोग बैठे थे वो सब अपनी तरह से गर्मियों वाला उन्होंने अपने वस्त्र निकाल लिए हैं। तो जब दुनिया गर्मी के कपड़े पहन रही है, तो वो ठंड वाले पहन रहा है, और जब दुनिया ठंड वाले कपड़े पहन रही थी, लादे थी कोट और स्वेटर तो सब, तब वो हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के घूम रहा था। तो या तो इसकी शारीरिक बनावट में कोई वो है, विवाद है, विवादित है, और या फिर इसके मानसिक स्तर में कोई विशेष वो है उलटफेर, जिसको कोई डॉक्टर चेक करके जरा बताए कि ये है क्या, कि जब दुनिया जो काम करती है उसके उल्टा करता है ये। तो आज जब मैंने इसका फोटो देखा तो मुझे भी लगा कि ये कौन सा चमत्कार हो रहा है कि ये अब जाड़ा इसको लगने लगा। और जहां तक रही मनीष जी प्रधानमंत्री मोदी की बात, तो मेरा मानना है कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार इतना शांत भाषण उन्होंने दिया है। छुआ उन्होंने सब कुछ, लेकिन जो हंटर चलाने की बात हम लोग कल कर रहे थे, उस हंटर का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिखाई दिया, कोई संकेत वैसा दिखाई नहीं दिया। वो एक तरह से चुटकी काट के फिर आगे बढ़ जाते थे। वो चुटकी काट के बाद में खाल नहीं खींचते, तो पहले वाले भाषणों में वो चुटकी नहीं काटते तो सीधे खाल खींचते थे। तो अब की उन्होंने खाल खींचने से परहेज किया, पता नहीं क्यों किया है, कि चुटकी काटी है, जब तक संभले थे तो वो आगे बढ़ गए, किसी और मुद्दे पे आए। छुआ उन्होंने सब कुछ, इसकी सारी बातों का जवाब दिया, लेकिन बड़े संयम से दिया। तो ये बड़ा रहस्य है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में पहली बार मोदी का ये रूप हम लोगों ने देखा है। और इसको कोई वो ना कहने लगे कि अब राहुल से डर रहे हैं फलाना निवाला, ये मत निकालिएगा, क्योंकि जिस समय बोल रहे थे तो आत्मविश्वास उनके चेहरे से टपक रहा था कि बिल्कुल एकदम। तो मनीष जी, इसका कई लोग कई तरीके से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसी में जुटे हुए कि मोदी ने ये कर दिया, वो कुछ नहीं किया है। मैं इसका एक जो मुझको लगता है, जो मेरा अनुमान है, वो पता नहीं सही है या गलत है, ये आने वाले समय में हम लोग को पता चल जाएगा। कि इसका मतलब जो कहावत है ना, एक बड़ा फेमस मुहावरा है मनीष जी, कि तूफान से पहले की शांति। इस बात को मैं बड़े गंभीरता से कह रहा हूं कि मैंने 10 साल में कभी इतना शांत माहौल संसद के अंदर इस बौड़म की जब बातों का जवाब देते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो हंटर उनके चलते हैं। वो एक कालखंड होता है कि आधे घंटे का रहेगा, 45 मिनट का रहेगा, बाकी वो अपनी बातें करते हैं। तो शुरू में 1 घंटे तो मैं भी इसी चक्कर में बैठा रहा कि वो जो जब अपने उपलब्धियां गिना रहे थे कि अभी शुरू होंगे, अभी तो जम रही है बारी, अभी शुरू होगी, लेकिन वो शुरू होते होते वो खत्म हो गई। वो तेवर मुझे कहीं नजर नहीं आए। तो और कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कहा था कि और छुआ इसको, सब इसके सारे कर्मों को छुआ, इसको चुटकी भी काटी,
लेकिन वो अपना खाल खींचने से बड़ी दूरी उन्होंने बना के रखी, कोई बहुत ज्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये अगर ये सोच कर खुश खुश हो रहे हैं कुछ लोग, या खास कर ये खुद ही खुश हो रहा होगा कि आज मेरे ऊपर हंटर नहीं चले, तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा आदमी 10 वर्षों बाद, और जो तीसरी अपने कार्यकाल शुरू किया और इतना गजब का बजट लेकर आया है, और इसके ऊपर एकदम नरमी के साथ वो पेश आए हैं, तो ये इसके लिए बड़ा खतरनाक संकेत है। खतरे का एक तरह से घंटी बज रही है कि निश्चित तौर पर इस शांति के पीछे कोई बड़ा तूफान है जो इसका इंतजार कर रहा है। और दर्शकों से मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुमान गलत नहीं निकलेगा, इसको आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज चौंकाया मनीष जी, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ चीजें तो ऐसी कही इसको कि इसको छुआ सब कुछ, कि जिससे इसका एक तरह से मुंह काला उन्होंने किया। लेकिन अब ये तो बेशरम आदमी है, इसको शांति से कोई बात समझ में नहीं आती। ये क्या मोदी जी शांत है इसलिए क्योंकि तूफान से आने पहले शांति, मैं यही कह रहा हूं कि ये अन्यथा इस शांति का कारण मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और एक तो इसका एक तूफान तो इसका इंतजार कर ही रहा है। मार्च के पहले हफ्ते में जो कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को जवाब देना है कि ये भारत का नागरिक है या नहीं है, तो अब वो समझिए, अब वो महीने वाला बात काम खत्म हो गया, अब तो दिनों में बात हो रही है कि अब 20 दिन रह गए, 25 दिन रह गए। तो ऐसे इसका कौन सा तूफान इसके इंतजार कर रहा है, अब या तो ये प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं या फिर ये अनुमान लगा रहा होगा। लेकिन तूफान निश्चित है, आज की शांति ये बता रही है, ये पक्का मत जान के चलिए आप। लेकिन मनीष जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे पहलू छुए जो वास्तव में देश को जानना बड़ा जरूरी था। एक तो जो इसके विदेश नीति की इसने बात की थी, विदेश नीति का जिक्र किया था, तो उस विदेश नीति पर उन्होंने जो जो प्रकरण याद दिलाया है वो वास्तव में बड़ा शर्मनाक है। और जरा वो शर्मनाकी नहीं, एक तरह से हमारी विदेश नीति नेहरू के समय में कितनी स्तरहीन और चरित्रहीन थी कि उसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अच्छा भी ना लगता। तो और इसीलिए उन्होंने कहा कि तो ब्रूस रिडल की किताब पढ़ लो, और उसमें बहुत शर्मनाक अध्याय है भारत की विदेश नीति का। तो प्रधानमंत्री मोदी को वो जिस पद पे है वो संकोच कर सकते हैं, हम लोग संकोच नहीं कर सकते। हम लोग तो बिल्कुल खुलकर बताएंगे कि आखिर वो अध्याय क्या था, क्योंकि वो कोई प्रधानमंत्री मोदी या इस अधेड़ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। तो जरा दर्शक उसको जाने, उसकी थोड़ी सी झलक आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ एक अध्याय मैंने भी जोड़ा है, जरा उससे भी परिचित होइए, पता चलेगा कि हमारी विदेश नीति या कूटनीति, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति थी, वो कितने घटिया, अश्लील और चरित्रहीन स्तर पर थी। मनीष जी जरा वीडियो दिखाइए, वो जो ट्वीट दिखाइए, और उसके बाद दर्शक समझेंगे कि वो कि क्या घालमेल था और कैसा देश के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये है जरा इसका कि मैंने लिखा कि भारतीय विदेश नीति की स्तरहीनता, चरित्रहीनता का स्तर क्या था, इसका जिक्र आज संकेतों में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन विस्तार में नहीं गए। संभवतः उनके मुंह से उस चरित्रहीनता का किस्सा शोभा नहीं देता जिसे अमेरिकी पत्रकार ने 60 साल पहले खुलकर दिखा था। इसके अलावा नेहरू का प्रिय पात्र विदेश मंत्री वीके कृष्णा मेनन जब 1955 में देश का रक्षा मंत्री बनने के बाद भारतीय कूटनीतिक मिशन का नेतृत्व करते हुए नेहरू द्वारा अमेरिका भेजा गया था, तो वह अय्याज बुड्ढा वहां आयोजित विदेशी औरतों की निजी स्विमिंग पूल पार्टी में शामिल होने पहुंच गया था। तो प्रस्तुत फोटो भी उसी पार्टी का है। नेहरू काल में ऐसे चल रही थी भारत की विदेश नीति और कूटनीति। तो पहले तो मनीष जी यहाँ इस बुड्ढे फोटो दिखा दीजिए जरा। ये 1955 में इसको बड़े इंपॉर्टेंट जो है मिशन पे भेजा गया था, और ये कर क्या रहा था अमेरिका के अंदर। ये उस समय देश का रक्षा मंत्री था वीके कृष्णा मेनन। ये अर्धनग्न औरतों के साथ पूल पार्टी कर रहा था अमेरिका के अंदर। इस तरह से भारतीय विदेश नीति के मिशन और भारतीय कूटनीति के मिशन काम करते थे, और उसका जो ये उसका नेतृत्व कर रहा था मनीष जी। इसने पाकिस्तानियों को भी पीछे छोड़ दिया। और ये है वो किताब, हाँ ये जरा देखिए इसको। और जिसका जिक्र कर रहे थे पीएम ने आज जिस किताब के जिक्र किया। और मनीष जी जरा पहले वाली फोटो ले, एक चीज और भी बता दो, उस फोटो ने जो पहले वाली उस बुड्ढे दिखाई है, कृष्णा मेनन की जो दिखाई है फोटो, कि कृष्णा मेनन की फोटो में एक बात और करिए कि इसके साथ जो औरतें नजर आ रही हैं वो चाइनीज हैं। और 1962 में चीन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये चाइनीज औरतों के साथ रंगरेलियां बना रहा था अमेरिका के अंदर हमारे देश का रक्षा मंत्री। तो ये हालत थी देश की रक्षा नीति कह लीजिए, विदेश नीति कह लीजिए या कूटनीति कह लीजिए।
और ये कर्म नेहरू के समय में हो रहा था। अब आता हूं उसकी किताब पे। ये ब्रूस रिडल द्वारा लिखी गई जेफकेस फॉरगॉटन क्राइसिस, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका जिक्र किया। इसका विस्तार में नहीं किया कि उसने लिखा क्या है, लेकिन जरा दर्शक जरा देख लें। उसके बगल में मैंने कटिंग लगाई है कि क्या लिखा गया है। ये पूरा एक ही पार्ट लगा क्या मुनीष जी? हाँ है, पूरा है। इसको आप देखते जाइए। मैंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया। क्या लिखा है कि दूतावास ने श्रीमती के लिए एक विला किराए पर लिया था। कैनेडी को रहने के लिए कहा, लेकिन उनके पहुंचने के बाद नेहरू ने जोर देकर कहा कि वह प्रधानमंत्री के आवास पर एक अतिथि कक्ष में रहें। ये है दूसरा 8 नंबर जो है कि यह वह स्वीट था जिसका उपयोग अक्सर भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा किया जाता था, जिन्होंने विभाजन की अध्यक्षता की थी। आजादी के बाद अक्सर भारत आने वाले एडविना और नेहरू अधिक नहीं तो कम से कम करीबी दोस्त तो थे ही। और इसके बाद जो है मनीष जी, जो आखिरी जो 2 पैरे हैं वो समझिए कि जैकी को नेहरू का पूरा ध्यान मिल रहा था। नेहरू जो बेहद प्यार में थे, उसके अपने घर के मुख्य प्रवेश कक्ष में जेबीकी के साथ टहलते हुए अपनी एक तस्वीर लगी हुई है। पूरी तरह सहमत है उससे। और कैनेडी ने गैल्ब्रेथ से कहा कि यह उनके राष्ट्रपति काल की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी। जरा गौर करिए, ये जो गाना गाते ना नेहरू बड़ा ग्रेट नेहरू था, कि कैनेडी ने गैल्ब्रेथ से कहा कि यह उनके राष्ट्रपति काल की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी, और यह भी महसूस किया कि नेहरू उनसे बात करने की बजाय जैकी से बात करने में अधिक रुचि रखते थे। ये वो जो अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा था, उसकी बीबी भी बड़ा फिदा था, ये बुड्ढा नेहरू 70-72 साल का। और आखिर का जो पैरा है उसमें जो वो लिखा है कि एक अन्य वृतांत के अनुसार, जरा देख लीजिए कितना चरित्रहीन था हमारे देश का प्रधानमंत्री, कि उसको उस अमेरिकी ने भी महसूस किया कि एक अन्य वृतांत के अनुसार नेहरू को जैक या बॉबी की तुलना में जेएफके की आकर्षक 27 वर्षीय बहन पैट कैनेडी में अधिक रुचि थी। ये सब बातें 60 साल पहले किताब में लिखी गई हैं। तो ये इस तरह के विदेश नीति और कूटनीति चलाते थे देश को। एक तरह से देश को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया था अपनी अय्यासी के लिए, अपनी चरित्रहीनता के लिए। हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे प्रधानमंत्री की कुर्सी का और इस देश का। तो ये है इनका स्तर, और इसी का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि वो तूफान से आने पहले एक शांति। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई तथ्यों से परहेज नहीं किया, उन पे वो उन्होंने याद दिलाई केवल इसको, लेकिन चुटकी काट के आगे बढ़ गए कि अब तुम जरा समझो इसको। तो इसको एक तरह से आगाह किया है उन्होंने, क्योंकि अब इसने सारी हदें पार की, कल भी इसने की थी। तो अब मुझको उम्मीद है कि ये इस वाले प्रकरण के बाद कि निश्चित तौर पर महीने 2 महीने के अंदर इसके ऊपर बड़ा तूफान आने वाला है, जिसका हम लोग को प्रतीक्षा होगी। और आइए मनीष जी, आज इसका जो प्रधानमंत्री मोदी ने वो खिल्ली उड़ाई इसके बाप की, और बिल्कुल सटीक उड़ाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी नहीं उड़ाई, प्रधानमंत्री मोदी ने तो केवल याद दिलाया कि देखो तुम्हारे बाप के बारे में उस समय कैसे कैसे कार्टून बनते थे, और वो कार्टून बिल्कुल सही साबित हुए। वो आरके और कुछ गली मोहल्ले सड़क साहब नहीं, आरके लक्ष्मण, जिनको देश का सर्वकालीन सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मानित कार्टूनिस्ट कहा जाता, उन्होंने उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो जरा मनीष जी दिखाइए वीडियो, और उसमें कार्टून भी आपको दिखाई देगा। तो ये एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था। तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आरके लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, ये कार्टून नीचे लगा, पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे, और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था, और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे, और 21वीं सदी लिखा हुआ था। वो कार्टून उस समय तो मजाक लग रहा था, लेकिन आगे चल करके वो सच सिद्ध हो गया। ये कटाक्ष था जमीनी सच्चाई से
तब के प्रधानमंत्री कितने कटे उठे थे और हवाई बातों में लगे हुए थे, इसका वो जीता जागता प्रदर्शन करने वाला कार्टून जिन्होंने तब 21वीं सदी की बातें की थी, वो 20वीं सदी की जरूरतों को भी पूरा कर नहीं पाए थे। रुक जाइए मनीष जी, अब जरा दरअसल इसको समझे मनीष जी कि ये कार्टून राजीव गांधी पे नहीं था मनीष जी, और इस देश का मैंने कहा सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित और सबसे काबिल अगर कार्टूनिस्ट कोई हुए तो आर के लक्ष्मण हुए हैं। तो वो कार्टून उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पे नहीं बनाया था, राजीव गांधी की वजह से या इसके बाप दादों की वजह से वो कार्टून जो था 1947 से और 90 तक जो देश की हालत हुई थी उस हालत को बयान कर रहा था। वो 43-40 साल की भारत की स्थिति का कार्टून था, तो वो देश का कार्टून बनाया था उन्होंने कि देश को इन्होंने, और ये माँ बेटे बाप बेटा जो भी कहिए, नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन्होंने मिलकर इस देश को कैसा कार्टून की हालत में पहुंचा दिया था कि इससे बेहतर कार्टून हो नहीं सकता था कि हवाई जहाज ठेले पे लदा है और उसको 21वीं सदी में लेके जा रहे हैं। तो 43 साल के अंदर भारत की क्या हालत करी थी इस गांधी परिवार ने, उस स्थिति का वो कार्टून था। इसके कारण समझ में नहीं आया होगा तो पता नहीं क्या खा पी बैठा था, गुमसुम बैठा रहा। आज भी मनीष जी वही हुआ कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धारा प्रवाह, अपने उपलब्धियां गिनानी शुरू की, अपनी सरकार की सफलता गिनानी शुरू की, और ये गुमसुम बैठा रहा, इसने एक बार भी खड़े होकर उनको टोका नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। तो इसकी समझ ही में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, कि ये पता नहीं कौन से उसमें रहता है धुन में। और ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा भाषण है प्रधानमंत्री मोदी का कि ये बबुआ बना बैठा रहा, और इसकी औकात नहीं है कि पलट कर एक भी सवाल उनकी जो उपलब्धियां हैं या उनकी जो सफलताएं हैं उनसे संबंधित देखो सवाल पूछ सके। तो ये है इस आदमी की स्थिति। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल सही कहा, इसको खींचा कि इस देश में कुछ अर्बन नक्सल हैं जो गरीबों के यहाँ जाकर अपनी फोटो खिंचाने का शौक पूरा करते हैं, और वो बिल्कुल एकदम सच उन्होंने कहा। बिल्कुल पूरी तरह से खाल इसीलिए उतारा, और ये इसीलिए मुझे लगता है कि जरूरी इस बात को लेकर के था। कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे चाइना पर या फिर अमेरिका पर जिस स्तर तक उतरे उसकी चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री ने। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 7 दशक, आदरणीय सभापति जी, हमने गरीबों के लिए इतना काम किया, और इसके कारण आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका विस्तार से वर्णन किया है। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। ये संसद के बाहर जो राहुल गांधी मां बेटे का जो बयान था उस पे कटाक्ष कर रहे थे। मतलब इसका मतलब है कि इंडिकेशन जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान करना मां बेटे दोनों को भारी पड़ने वाला है। और इसका मनीष जी संकेत मिल जाएगा, जो बात अभी आपने कही उस बात से, और अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तूफान से पहले की शांति, तो इसको उन्होंने आज अकेला छोड़ दिया। और अभी गुरुवार को उनको राज्यसभा में भी बोलना है प्रधानमंत्री मोदी को, और गुरुवार को वहां पे दोनों मिलेंगे उनको,
वो अब खड़गे भी मिलेगा जो जो कुंभ से लेकर और सब कुछ सनातन धर्म के खिलाफ लगातार जहर उगल रहा है वो, और साथ में वो भी मिलेगी जो जिसने बताया था बेचारी पुअर लेडी, वो भी सामने बैठी होगी सोनिया गांधी। और तब मेरे ख्याल से जरा गुरुवार का हम लोग को और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि इसको तो समझ चुके कि मैंने कहा ना ये तीसरा चौथा भाषण था कि पलट के आज तक इसने एक सवाल ही नहीं पूछा, सन्नगन में बैठा रहता है, तो समझ गए चिकना घड़ा है, इसको ऊपर चाहे जितना पानी डालो ये ऐसे जाना है, इसके ऊपर कुछ और इसका इलाज करना पड़ेगा, ये बातों से मानने वाला नहीं है। अब राज्यसभा में जरा खड़गे और सोनिया उनके सामने को वो क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग को देखना होगा। लेकिन मुझको उम्मीद है कि वहां पर उनके ऊपर हंटर चलेगा, उनके ऊपर हंटर चलेगा निश्चित, कि वो जो अभी उन्होंने ताजे पाप किए हैं, और खासकर खड़गे ने जिस तरह से कुंभ के ऊपर आपत्ति की, और कल प्रधानमंत्री मोदी कुंभ में स्नान करने भी जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से नई ऊर्जा लेकर कुंभ से आएंगे और परसों वो समझ में आएगा हम लोगों के। लेकिन आज जो कुछ हुआ है मैं उसको बड़ी गंभीरता से ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से असफल रहा, चूक गया। मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी शांति से काम लेंगे, तो उस शांति के पीछे क्या है, तो मुझको लग रहा है कि तूफान से पहले की शांति है।